अच्छा, नाउ ओमिक कंडक्टर्स जो है दे आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपसे स्पेसिफिकली कोई पेपर टू का कोई क्वेश्चन आएगा, आपको ओमिक कंडक्टर्स जो है वो इसके बारे में कोई ऐसी चीज होगी। हाँ, लेकिन ये ऐसा समझ लो कि हर साल P1 में जरूर इसका एक MCQ आता है, ठीक है जी। और आपको इसमें से सब कुछ पता होना चाहिए। अच्छा, ओमिक कंडक्टर्स क्या है? ओमिक कंडक्टर्स की बात करता हूँ। ये स्लाइड बेसिकली ओमिक कंडक्टर्स और नॉन ओमिक कंडक्टर्स की है। बेसिकली व्हाट एन ओमिक कंडक्टर इज, ओमिक कंडक्टर ये होता है जो ओम्स लॉ फॉलो करता है। ओम्स लॉ फॉलो करता है यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वाली चीज हकीकत में सच्ची में फॉलो करता है, ठीक है जी। यानी उससे मतलब क्या हुआ, अगर मैं उसका ग्राफ बना दूं, ठीक है जी, यानी मैं उसका IV ग्राफ बना दूं, आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ करंट अगेंस्ट वोल्टेज, ठीक है जी। तो क्या होगा, तो आई शुड बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, जीरो से काटती हुई एक स्ट्रेट लाइन, कहीं भी बेंड नहीं, प्रॉपर ये होनी चाहिए। जैसे पढ़ा था बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का ग्राफ क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था। तो ये स्ट्रेट लाइन क्यों आनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन इसलिए आनी चाहिए क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, राइट। सो इफ आई टेक आइदर, अच्छा मैं इसको डॉटेड भी कर लेता हूँ, ठीक है। और ऐसी चीजें आपको दुनिया में ना बहुत कम मिलती हैं जिनकी रेजिस्टेंस हकीकत में कांस्टेंट रहती है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये कोई I1 है, ये कोई V1 है, ये कोई V2 है, और ये कोई I2 है, ठीक है जी। तो ना आर कैसे निकाल सकते हैं हम अब, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है ओरिजिन में से काटती हुई, तो है अभी भी रेशियो ही, लेकिन अभी इस रेशियो की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। जब भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ना थ्रू दी ओरिजिन, वो फिर जो लाइन पे कभी भी रेशियो लोगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। यानी आर V1 अपॉन I1 से भी दी जा सकती है, आर जो है वो V2 अपॉन I2 से भी दी जा सकती है। मतलब एट एनी पॉइंट यू टेक आउट द रेशियो, आपकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट आएगी। यानी सही मायनों में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनलिटी कराओगे तो रेजिस्टेंस हकीकत में जो कांस्टेंट आता है वो हकीकत में कांस्टेंट ही है, ठीक है। उससे बेसिकली इंप्लीकेशन ये है, एक ओमिक कंडक्टर ये होता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अग्रीइंग V इक्वल्स टू IR, और जैसे आपने ऊपर देखा भाई कांस्टेंट आ रही है रेजिस्टेंस, सो बेसिकली वो इधर जो है वो बिल्कुल फिट बात बैठ रही होती है कि सच्ची में आपका जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है वो सच्ची में कांस्टेंट ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मसला क्या है, दुनिया में ऐसी जो आइडियल चीजें हैं, ठीक है जी, ये जो आपकी ऐसी आइडियल चीजें जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, दुनिया में ऐसी चीजें कम है, ठीक है जी। दुनिया में आपके पास ऐसी चीजें कम है जिसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, ठीक है जी। हम पढ़ेंगे चीजें क्यों कांस्टेंट रहती क्यों नहीं रहती। तो अगर आपसे कोई इसका एग्जाम्पल पूछ ले, तो दिस कैन बी टेकन एज फॉर एग्जाम्पल, लाइक फॉर एग्जाम्पल वायर, ठीक है जी, या लो रेजिस्टेंस वायर, बहुत ही छोटी रेजिस्टेंस का आपके पास वायर हो, ठीक है जी। या आप जो है वो इसके बारे में बोल सकते हो कि सिर्फ ये आइडियल रेजिस्टर्स में होगा, ठीक है जी, जो अपनी रेजिस्टेंस सच्ची में कांस्टेंट रखना चाहते हैं। अच्छा, नाउ देयर आर लॉट ऑफ रीजंस व्हाई रेजिस्टेंस मे नॉट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है जी। जो हमेशा आपके पास ये वाला ग्राफ ना आए, और हकीकत में दुनिया में कभी भी किसी भी चीज का ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा, सिर्फ एक सुपरलेटिव केस के लिए बनेगा, वो हम डिस्कस करते हैं क्या होगा वो केस, लेकिन हकीकत में ऐसा कभी भी नहीं बनता। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें से सबसे पहली टाइप ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स दैट इज वेरी वेरी कॉमन, ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज कॉमन नॉन ओमिक कंडक्टर्स? अच्छा, मोस्ट ऑफ योर अप्लायंसेस जो होती हैं दे फॉलो VI ग्राफ ऐसा, ठीक है जी। उनका जो ग्राफ होता है ना वो कुछ ऐसा होता है। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। वो ग्राफ कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा होता है, इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। अच्छा, नाउ ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनने के बजाय ये ग्राफ कहां पे बेंड कर रहा है? ये ग्राफ वोल्टेज की तरफ बेंड कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इसका आपको मैथ्स के थ्रू मतलब निकालूं, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है, ठीक है जी। अब ये लाइन से कैसे शो हो रहा है आपकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है, वो भी मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। कैसे जल्दी से आइडेंटिफाई करोगे ग्राफ किस चीज का है, वो भी सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता चलो, ठीक है जी। तो बेसिकली ये है कि इस ग्राफ की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रही, अगर ये V2 और I2 लोगे, और अगर ये V1 और I1 लोगे, तो इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं, इसमें जो अगर आप V1 अपॉन I1 करते हो तो वो छोटा है V2 अपॉन I2 से, ठीक है जी, ये छोटा आता है।
जब भी आप ग्राफ ऐसे बेंड कर रहा होगा। अच्छा, अब ये होता कहाँ है, इसकी एग्जांपल हम देते हैं फिलामेंट बल्ब, ठीक है जी। वी गिव दिस मोस्ट कॉमन एग्जांपल, जो हमारी फिलामेंट बल्ब्स होते हैं। फिलामेंट बल्ब्स क्या होते हैं, बेकरियों में देखें वो बल्ब लगाए हुए होते हैं अपनी बेकरी के सामान को गर्म रखने के लिए, ठीक है जी। वो बेसिकली फिलामेंट बल्ब कहलाता है। आजकल के घरों में फिलामेंट बल्ब्स इस्तेमाल नहीं होते हैं, दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एनर्जी सेवर्स एंड एलईडी लाइट्स। ये फिलामेंट बल्ब्स जो हैं वो सबसे अच्छी एग्जांपल है, जो बेकरी का जो है सामान गर्म रखने के लिए यू यूज दीज फिलामेंट बल्ब्स। अच्छा, अब होता क्या है, होता यह है कि देखो हमने बात करी थी कल कि अगर किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लाजमी बात है उसमें उसकी उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, ठीक है। अच्छा, नाउ हियर इज द प्रॉब्लम। करंट एक चीज में से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब करंट नॉर्मली अपना फ्लो कर रहा है क्योंकि हमने एक वोल्टेज लगा दिया, एक देयरफॉर देयर शुड बी अ करंट, जो भी रेजिस्टेंस होगी कुछ ना कुछ करंट उसमें से जाएगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि लाइटेस्ट वाइब्रेशंस तो आती है ना, ऑब्वियसली किसी भी रूम टेम्परेचर का आप कर रहे हो तो लाइटेस्ट वाइब्रेशंस है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग, नाउ क्या होगा कि जब ये जाएगा इसमें से, तो यू कैन थिंक ऑफ इट एज फ्रिक्शन, यू कैन थिंक ऑफ इट कि जब ये इलेक्ट्रॉन जाता है, बिकॉज इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ये इन कैट आयंस को अपनी तरफ खींचता है, इनको डिस्प्लेस करता है, इनके साथ रगड़ खाता है, ठीक है जी। दिस इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ दीज बीइंग ऑपोजिटली चार्ज, ये रगड़ खाएगा, ये हिट करेगा, फ्रिक्शन होगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इनके अंदर डिस्प्लेसमेंट कॉज करेगा, इनके अंदर वाइब्रेशंस इंक्रीज करेगा, एक तरीके से समझ। तो इलेक्ट्रॉन जब एक वायर में से फ्लो करेगा नॉर्मली ही, तो वो क्या करेगा, वो डिस्टर्बेंस कॉज करेगा, वो और लैटिस वाइब्रेशंस कॉज करेगा। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से लैटिस वाइब्रेशंस इंक्रीज करती हैं, लेकिन नॉर्मली भी अगर आप एक करंट भेज रहे हो किसी भी चीज में से, तो वो करंट क्या करेगा, वो करंट इन टर्न लेटेस्ट वाइब्रेशंस भी ऑटोमेटिकली खुद इंक्रीज करेगा। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसपास की चीजों से रगड़ खाते हुए निकलेंगे, फ्रिक्शन इंक्रीज करेंगे। तो वो जब फ्रिक्शन बनाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। मतलब कल मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है ना। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। अब नॉर्मली भी हर चीज में ही होता है भाई, जब तक किसी चीज में से करंट भेजते रहोगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली गर्म होती है, वो चीज ऑटोमेटिक, मतलब हर चीज एक तरीके का ओवन ओवन टोस्टर, तो उसमें से जब जब करंट भेजोगे वो गर्म होती है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रगड़ खाता हुआ जाता है अंदर से, तो जब वो रगड़ खाता जाता है टेम्परेचर बढ़ाता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है, तो उसकी वजह से इंटर्न रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो ये जो फिलामेंट बल्ब वाला जो ग्राफ बना है, ये जो है वो ये बना है कि थ्रू दी ऑपरेशन, जैसे जैसे ऑपरेट करता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली फिलामेंट बल्ब फॉर एग्जांपल चलता है 120 वोल्ट पे, तो वो 120 वोल्ट तक अपने ऑपरेटिंग वोल्टेज तक आने में ये ग्राफ कुछ ऐसा फॉलो करता है, ठीक है। शुरू शुरू में लगता है हाँ भाई ओमिक कंडक्टर है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जवाब दे जाता है, और फिर क्या, इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, ठीक है। सो ये रेजिस्टेंसेज जो थी वो छोटी आती थी पहले, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे अपने ऑपरेटिंग वोल्टेज पे पहुंचता है तो ये इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। क्यों, बिकॉज जैसे इसमें करंट फ्लो होता गया, इसकी इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता गया, तो फिर क्या होता गया, इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गई, तो ऑटोमेटिकली ग्राफ जो है वो इधर वोल्टेज की एक्सिस की तरफ बेंड होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। इसका आसान तरीका क्या है याद रखने का, भाई आपको पता है V इक्वल्स टू आई आर, है ना, V इक्वल्स टू आई आर। सो इफ आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, फिलामेंट बल्ब में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, राइट। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग तो आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, और रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से क्या इंक्रीज होगा, आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी मिस बात, ठीक है। सो एज करंट फ्लोज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा बिस्वा, रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगी, है ना, रेजिस्टेंस देयरफॉर इंक्रीजेस, एंड देयरफॉर क्या होगा, ग्राफ बेंड्स टुवर्ड्स द वोल्टेज एक्सिस, देयरफॉर ग्राफ बेंड्स टुवर्ड्स वोल्टेज, बेंड्स टुवर्ड्स वोल्टेज, ठीक है जी। अब आप लोग चाहो तो आप लोग इसको इस तरह से याद रखो कि देखो जब ग्राफ बेंड कर रहा है यानी वोल्टेज की तरफ ये खिसक रहा है ग्राफ, तो वोल्टेज खिसक रहा है, तो इस तरह से इसको याद रखो V इक्वल्स टू आई आर में अगर वोल्टेज इंक्रीज करे रेजिस्टेंस इंक्रीज, मतलब ये फिलामेंट बल्ब वाली एग्जांपल है। या फिर आप इसको इस तरह से याद रखो कि करंट के लिहाज से देख लो, ठीक है जी, या आप इसको करंट के लिहाज से भी देख, स्लैश आई क्या होगा, आई होगा V अपॉन आर, है ना। अब आपको पता है भाई अगर नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, तो रेजिस्टेंस की इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, करंट डिक्रीज करेगा,
है ना। तो फिलामेंट बल्ब वाली जो केस है उसमें करंट डिक्रीज करता है, राइट। वोल्ट, ये ग्राफ वोल्टेज की तरफ बेंड कर रहा है, यानी ये दिखा रहा है वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है। और जब वोल्टेज इंक्रीज करता है और करंट डिक्रीज करता है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब है कि आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अच्छा, बस हम सबसे पॉपुलर एग्जांपल फिलामेंट बल्ब देते हैं, लेकिन हकीकत में कोई भी चीज है, जैसे एक तार भी होगी ना, कॉपर की तार भी होगी, वो भी यही ग्राफ दिखाएगी। क्यों? बिकॉज हमेशा हर कोई चीज क्या चाहती है, वो गर्म होना चाहती है, और वो गर्म होती है, तो इसकी वजह से हमेशा यही ग्राफ बनता है फॉर अ लॉट ऑफ द थिंग्स, अ लॉट ऑफ योर थिंग्स, जैसे एलईडी है, कॉपर वायर है, कोई भी चीज ले लो, जैसे नॉर्मली जो भी चीजें, जैसे आपका पंखा है, मोटर है, वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, दे ऑल विल शो यू दिस ग्राफ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता दे स्टार्ट हीटिंग अप एंड द रेजिस्टेंस मस्ट इंक्रीज, ये होता है, ठीक है जी। सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ ओमिक कंडक्टर यू नीड टू नो, द फिलामेंट बल्ब वाली केस। अच्छा, दूसरा काइंड ऑफ ओमिक कंडक्टर क्या है? अच्छा एक सेकंड, आई जस्ट नीड टू मेक श्योर मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, मुझे भी दिमाग में कोई चीज आई थी, आई नीड टू, अच्छा नहीं ठीक है, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, सही है। अच्छा, दिस वाज द फर्स्ट काइंड ऑफ ओमिक, नॉन ओमिक कंडक्टर। अच्छा, सेकंड काइंड ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर जो है वो बड़ा कोई डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर है, और उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है, ठीक है। अब ये जो नॉन ओमिक कंडक्टर है ये थोड़ी आपकी रियल लाइफ से हट के नॉन ओमिक कंडक्टर है, ठीक है जी। मतलब आपको ये नॉर्मली, मतलब ये नॉर्मली आपको ये नहीं मिलेगा, ये स्पेशल डिवाइस है जो हमने बनाई है, ठीक है जी। दिस इज समथिंग दैट यू फाइंड इन नेचर। तो अभी भी करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, एंड लेट्स रिमूव दिस। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इंस्टेड ऑफ लाइक योर ग्राफ बेंडिंग टुवर्ड्स द वोल्टेज, आपका ग्राफ जो है वो करंट की तरफ बेंड कर जाता है, द ग्राफ स्टार्ट्स टू बेंड टुवर्ड्स द करंट, कुछ इस तरह से बनता है, ना स्ट्रेट लाइन बनी, ना वोल्टेज बेंड किया, ये करंट की तरफ बेंड कर गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इफ यू सी करेक्टली, तो इसमें हमारे पास ये हो रहा है I2, लेट्स से I1, अच्छा मुझे एक बात याद आई, ये P2 में आता है लेकिन एक डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आता है, वो भी हम देखेंगे वो कैसे आता है, वो थोड़ी देर में होगा जाके, अभी फिलहाल अभी आई डोंट थिंक एक दो लेक्चर्स तक अभी तक वो बात आएगी। अच्छा, तो ये जो चीज है इसमें क्या हो रहा है, इसमें इफ यू सी, इसमें हमें क्या नजर आता है, इसमें हमें नजर आ रहा है कि भाई जो पहले जो वोल्टेज आ रहा था V1/I1, सॉरी पहले जो रेजिस्टेंस आ रही थी V1/I1, वो छोटी, सॉरी वो बड़ी थी, और फिर आपकी V2/I2 वो छोटी है, मतलब क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस आपकी डिक्रीज कर रही है, योर रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग ओवर हियर, ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, सही है। एंड जो इधर है, इधर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही थी। अच्छा, अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ये कोई ऐसा, ये आपको कुदरत में होता हुआ नजर नहीं मिलेगा, ये आपको नहीं नजर आएगा, ये आपको एक स्पेशल सी डिवाइस में मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एक अदद थर्मिस्टर। ये जो चीज है ये सबसे अच्छा आपको थर्मिस्टर करके देता है, ठीक है जी। सो थर्मिस्टर क्या करता है, थर्मिस्टर बेसिकली एक तरीके का रेजिस्टर होता है, ठीक है जी, एक तरीके का रेजिस्टर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जब उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करो ना तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, मतलब वो नॉर्मल चीजों से हटके उलट चीज करके दिखाता है। सो थर्मिस्टर क्या करता है, थर्मिस्टर ये करता है कि जब उस पर टेम्परेचर इंक्रीज करो तो उसकी रेजिस्टेंस गिर जाए, बजाय बढ़ने की रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टेंस गिर जाती है। वो क्यों बढ़ती है, दैट एक्सप्लेनेशन इज इन योर A2 सिलेबस, अभी आप लोगों को उसकी ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे भी कोई खास डिटेल में नहीं है, लेकिन वो तब की बात है, वो हम तब डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप लोगों को क्या याद रखना है, यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर थर्मिस्टर्स, रिमेंबर फॉर थर्मिस्टर्स, क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, और एज ऑब्वियसली टेम्परेचर डिक्रीजेस इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, ठीक है। अब मुझे प्रोपोर्शन का नहीं पता क्या है, कि आर स्क्वायर है या टी स्क्वायर है, क्या है टी इनवर्स में कहां पे, वो नहीं पता, वी आर नॉट श्योर कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, एग्जैक्ट वही रिलेशनशिप है, कोई पावर्स वावर्स इन्वॉल्व है, लेकिन बस ये बात है, जैसे मैंने ड्रैग फोर्स का भी बताया था कि ड्रैग फोर्स इंक्रीज करती है, वेलोसिटी इंक्रीज होनी है, तो वही चीज है, बस उलट है, टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो ये रेजिस्टेंस की डिक्रीज, इसकी इंक्रीज होती है, एंड दिस इज बेसिकली यूज्ड एज ए
थर्मोमीटर, ठीक है जी। ये बेसिकली एक स्पेशल काइंड ऑफ थर्मोमीटर हम बनाते हैं, वो थर्मिस्टर ही होता है उसका नाम। तो दिस कैन बी यूज्ड एज अ थर्मोमीटर, क्योंकि ये थोड़ी सी हट के चीज दिखाता है। मतलब जब इस पे गर्माई पैदा करो, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करो, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करो। रेजिस्टेंस इज द क्वांटिटी दैट वी कैन मेजर, हम मेजर कर सकते हैं ड्यू टू मेनी थिंग्स। तो हम इसको एज अ थर्मोमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। सो यूज्ड एज ए थर्मोमीटर। सही है जी, एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? अभी फिलहाल तो ये समझो कि अभी तक ये जो स्लाइड अभी तक जो भी हमने करी है, ये पूरा का पूरा समझ लो ये रट्टा ही है। इसमें कोई चीज मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि जो है ये कोई खास ऐसा है, कोई ग्राउंड ब्रेकिंग कोई चीज तो नहीं। खैर ये सब कुछ रट्टा ही है अभी तक, ठीक है जी। थर्मोमीटर वाली बात वापस समझा दे अलमा। देखो बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। अब जो ये चीजें होती है ना जिसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, वो अजीब अनॉमलस बिहेवियर से इंक्रीज करती है, ठीक है जी। मतलब इट्स नॉट इजी टू लाइक डू इट फॉर सच थिंग्स जो रेजिस्टेंस की इंक्रीज में टेम्परेचर इंक्रीज। ये थर्मिस्टर जो है, क्योंकि ये उल्टा रिलेशनशिप दिखाता है, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, और इसके टेम्परेचर भी डिक्रीज होने पर इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। और हम ये थर्मिस्टर्स खुद बना सकते हैं, हम इनको खुद कैलिब्रेट कर सकते हैं, हम इनका खुद एक लीनियर रेंज इनकी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ खास इतना नहीं टेंशन नहीं होता है क्या इस तरह से क्या हो रहा है। जस्ट रिमेंबर क्या, थर्मिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो थर्मोमीटर की तरह इस्तेमाल हो सकती है। और थर्मोमीटर के लिए क्यों इस्तेमाल हो सकती है? बिकॉज जब इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, और जब इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। और रेजिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं इसकी बड़ी एक्यूरेटली। तो देयरफॉर दिस कैन बी यूज्ड एज अ थर्मोमीटर, ठीक है। अच्छा जी, और सबसे मुश्किल लगेगा सबको ये वाला ग्राफ, क्योंकि ये वाला ग्राफ अच्छे से डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है आपके कोर्स में। मतलब आई फेल्ट लाइक अगर ये एस या ओ लेवल में ना डालते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन खैर बहरहाल हर साल पढ़ाना पड़ता है। अच्छा, ये जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ ए डायोड, ठीक है जी, डायोड का है। सो डायोड क्या होता है? डायोड बड़ी अजीब कहानी है। डायोड बड़ा स्पेशल कंपोनेंट है, और जब ये इजाद हुआ तो समझो एक बहुत बड़ी हमारे लिए चीज जो है वो बड़ी अच्छी हमारे लिए हो गई, क्योंकि इससे इतने फायदे हुए हैं। आप A2 के सिलेबस में भी पढ़ोगे, एएस के सिलेबस में तो खैर डायोड कुछ है नहीं खास। A2 के सिलेबस में हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे डायोड को, और चीजें देखेंगे, और भी बहुत सारी आगे भी जाओगे अगर फिजिक्स पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ते हो तो उसमें है। डायोड जो है ना वो ऐसी शक्ल का होता है, ठीक है। उसकी शक्ल ऐसी नहीं होती है, इसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये है डायोड, वरना एक बॉक्स की तरह आपको दिखेगा, इट्स लाइक अ बॉक्स, और एक उस पे जो है वो साइड वाइट पेंटेड होती है, तो वो खैर वो कुछ ऐसा होता है। अब डायोड का लिटरल सिंबल जो है वो एक ऐसा सिंबल है। अच्छा, अब डायोड क्या कर सकता है? बेसिकली देखो, इसका जो एरो है ना, ये एरो समझो बेसिकली ये एक गेट है। अब गेट को पास करना है, तो अगर एरो के डायरेक्शन में पास करोगे ना, तो अगर मैं करंट ऐसे भेजू ना, इफ आई सेंड करंट लाइक दिस इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, ये करंट को जाने देगा। और कौन सा करंट? कन्वेंशनल करंट, ठीक है, नॉट द एक्चुअल करंट, कन्वेंशनल करंट जो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। तो अगर मैं वो वाला करंट इसमें से यूं भेजूं एरो के लिहाज से, तो फिर ये इसको जाने देता है, इट लेट्स इट गो। लेकिन मैं अगर एक करंट ले आऊं ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी गेट के ऊपर पहले इंसिडेंट कर दूं करंट को, ये समझो एक बैरियर है, एरो की तरफ से जाओगे तो जाने देगा, गेट की तरफ से आओगे तो बंद रहेगा, तो ये इस वाले करंट को नहीं जाने देगा। सो बेसिकली इट्स अ वेल्व, ये एक वेल्व की तरह है, वन वे वेल्व की तरह है फॉर करंट। जैसे पानी का वेल्व होता है, एक तरफ पानी को जाने देता है, दूसरी तरफ मतलब पीछे नहीं आने देता पानी को, राइट। तो इसी तरह एक करंट का भी है, होता है एक वेल्व जिसको हम डायोड बोलते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में करंट को जाने देता है, पीछे नहीं आने देता। तो ये डायोड जब इन्वेंट हुआ, ये बड़ा जो है वो हमारे लिए बहुत ब्रेक थ्रू जो है, बहुत बहुत अच्छी चीज हुई, बहुत इससे फायदे हुए, बहुत सारे फायदे हुए। लेकिन अभी हमारे एएस के कोर्स में हमें सिर्फ क्या समझना है? सिर्फ इसका ग्राफ समझना है और कुछ चीज कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है। मतलब समझ लो रट्टा ही है, और कुछ खास मतलब मजे का नहीं है इसमें जो भी है डायोड के बारे में। सो डायोड जो है वो बेसिकली ये कर सकता है। अच्छा, नाउ लुकिंग एट दी डायोड। अब डायोड क्या करता है? डायोड ये करता है कि अब आपने देखा खुद कि भाई जब मैं करंट इसमें से ऐसे भेजता हूं, तो आई एम गोइंग टू सपोज कि ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है जी। तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि डायोड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। तो जब मेरा करंट जो है पॉजिटिव में आया, जब मैंने करंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में भेजा, तो मेरा करंट मेरा जो है वो फ्लो करना शुरू हुआ, और मेरा इस तरह से ग्राफ बना, मतलब कंडक्शन होना शुरू हुई। आई हैड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, मेरा मतलब करंट जाने लगा, राइट। ऑब्वियसली अगर एक दूसरे डायरेक्शन में भेजा होता तो वो नहीं फ्लो करता। मैंने अभी पॉजिटिव वाला ग्राफ बनाया है, इस वाले रीजन में क्या बोलते हैं डायोड को? इसमें बोलते हैं डायोड जो है वो आपका फॉरवर्ड बायस,
ठीक है जी, यू डू नॉट नीड टू नो दिस टर्मिनोलॉजी, सिर्फ आप लोगों के लिख रहा हूं। फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब? फॉरवर्ड बायस का मतलब ये कि करंट की डायरेक्शन जो है वो डायोड के लिए बिल्कुल सही है, इस डायरेक्शन में करंट वो कंडक्ट करेगा और डायोड ऐसे कंडक्ट कर लेगा करंट को। अगर पॉजिटिव करंट भेजोगे इसमें से, इफ आई एम सेंडिंग अ पॉजिटिव करंट, तो वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, सो अभी मैंने आपको क्या दिखाया? मैंने आपको कंडक्ट करना दिखाया। अच्छा, दूसरी बात जो होती है, डायोड जो है उसको खुद थोड़ा सा वो एक वोल्टेज लेता है, थोड़ा सा समझो एक वोल्टेज लेता है अपने आप को ऑपरेशन में लाने के। ठीक है जी, दैट वोल्टेज इज अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट्स फॉर सिलिकॉन डायोड्स एंड 0.35 वोल्ट्स फॉर जर्मेनियम डायोड्स। ठीक है, मैंने लेक्चर बहुत डिटेल में, मुझे सारी चीजें पता है, लेकिन एक समझो एक पॉइंट तक होता है कि ये जीरो पे ही है, इट्स नॉट इंक्रीजिंग, मतलब ये कंडक्ट करना शुरू किया 0.7 वोल्ट्स तक, ये 0 एम्पेयर्स पे ही रहता है, इट्स डज नॉट कंडक्ट इवन इफ द करंट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज ये बेसिकली इसका कह लो नी वोल्टेज होता है, इसको हम इसका नी वोल्टेज कहते हैं, एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द डायोड टू कम अंडर ऑपरेशन। ठीक है जी, ये लेता है, इट टेक्स दिस, इसको जरूरत होती है इस चीज की, डायोड वरना ऑपरेशन में नहीं आ सकता। सो बेसिकली समझो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट इन ऑपरेशन, टू ब्रिंग डायोड इन ऑपरेशन। अच्छा जी, और दूसरी कहानी क्या है? हम नेगेटिव वाले करंट की भी कहानी एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसकी कहानी क्या होगी? उसकी कहानी ये होगी भाई, नेगेटिव वाला करंट कभी भी फ्लो नहीं करता, तो वो 0 एम्पेयर ही रहेगा और 0 वोल्टेज पे ही वो रहेगा। ठीक है जी, वो इस तरह से रहता है। लेकिन अगर आप वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दो, अगर आप वोल्टेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दो, यानी मतलब 10,000 वोल्ट्स में ले जाओ या 1000 वोल्ट्स में ले जाओ, तो क्या होगा? फिर ये डायोड ब्रेक डाउन कर जाता है, मतलब खराब हो जाता है, और फिर इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, सो लेकिन ये वोल्टेज जो है ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है जी, सो ये समझो मैंने ग्राफ को बेसिकली खींच के यहाँ से कॉइल अप करके आपको लोगों को दिखाया है, एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है कि नेगेटिव में डायोड वैसे तो कंडक्ट नहीं करता, राइट, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वोल्टेज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल -2000 वोल्ट हो जाए अगर वोल्टेज, तो हाँ फिर डायोड ब्रेक डाउन कर जाता है, एंड देन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कंडक्ट करने लगता है। डायोड की एक लिमिट है जहां तक वो बर्दाश्त कर, उससे ज्यादा कर दोगे तो जाहिर बात है, हर चीज की लिमिट होती है, उससे ज्यादा कर दोगे तो वो खराब हो जाती है। ठीक है जी, सो बेसिकली ब्रेक डाउन ऑकर्स for too high of a negative voltage। अच्छा, इस बात को भी समझने की आपको जरूरत है, बड़ी अच्छी। क्या बात समझने की जरूरत है? भाई देखो, जब एक चीज के ऊपर एक पॉजिटिव वोल्टेज लगाओगे, यानी ये साइड पॉजिटिव थी विद रिस्पेक्ट टू दिस साइड, तो करंट, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, है ना? तो ये जो सारे पॉजिटिव वोल्टेजेस आ रहे हैं, इसमें ही सारे पॉजिटिव करंट्स आएंगे। सही है, जब भी ये इस तरह से। और अगर मैं एक चीज के ऊपर वोल्टेज ही नेगेटिव लगाऊं, मतलब ये इधर पॉजिटिव और ये इधर नेगेटिव है, तो जब ये इधर से उधर जा रहा है, यानी डायोड के लिहाज से करंट नेगेटिव में जा रहा है, तो फिर वो उस पर कंडक्शन नहीं दिखा रहा। ठीक है, सो फॉर अ पॉजिटिव करंट यू नीड अ पॉजिटिव वोल्टेज, एंड फॉर अ पॉजिटिव फॉर नेगेटिव करंट यू नीड अ नेगेटिव वोल्टेज। ठीक है जी, सो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ग्राफ जो इसका बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है, पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट बनाएगा, नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव करंट बनाएगा। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम्स विद दीज थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ्स? अच्छा, एक और चीज मुझे लगता है मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, जो मुझसे रह गई। इधर बस एक बात को इधर समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं कि थर्मिस्टर के लिए जो मुझे एक्सप्लेनेशन देनी थी, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है ना इसकी। तो आपको पता है कि अगर करंट जो है वो क्या है, मैं बताता हूँ अलमा क्या क्या याद रखना है। करंट जो है वो अगर V अपॉन R है, तो आपको पता है जैसे जैसे ऑपरेट करेगा तो हीट अप होगा, तो हीट अप होने की वजह से क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। थर्मिस्टर के लिए रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है एज अंडर वो अपने ऑपरेशन में आएगा। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा। जब भी ये कहां जाएगा, इसका ग्राफ बेंड होकर करंट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली वो वाला ग्राफ वोल्टेज की तरफ बेंड करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज करने की वजह से वोल्टेज इंक्रीज करता है या करंट डिक्रीज करता है। इसमें इसमें नॉर्मली क्या हो रहा है, इसमें नॉर्मली रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, तो जब नॉर्मली रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है तो करंट इसका इंक्रीज होगा इस तरह से। अच्छा, ना अब बता देता हूँ क्या क्या चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ये वाला ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, मुझे अभी याद आया, एक कॉन्सेप्ट है P2 में, वो हम पढ़ेंगे। तो ये एक ये वाला ग्राफ है इंपॉर्टेंट। ठीक है जी,
फिर ये वाला ग्राफ है इंपॉर्टेंट, फिर ये वाला ग्राफ है इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, क्यों इंपॉर्टेंट है वो P2 का सवाल मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ये तीनों ग्राफ्स में जो जो लॉजिक है वो सब याद रखिए, मतलब ये कैसे पता चल रहा है क्या ग्राफ बेंड कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सब आप लोगों को पूरी पूरी लॉजिक याद। इस वाले ग्राफ में ये सारी डिटेल्स के 0.7 वोल्ट -2000 वोल्ट पे वो कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, फॉरवर्ड बायस, ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज द ग्राफ की शेप। ग्राफ की शेप क्या है भाई, पॉजिटिव वोल्टेज में पॉजिटिव करंट कंडक्ट करता है, नेगेटिव वोल्टेज में नेगेटिव करंट कंडक्ट नहीं करता। हो सकता है बहुत दफा आपको वो ग्राफ सिर्फ इतना बना के दे, हो सकता है -2000 वोल्ट तक के जाए, हो सकता है बना के भी नहीं। ठीक है, तो आप लोग क्या रखनी है, आप लोगों को इसमें सिर्फ शेप ऑफ द ग्राफ याद रखनी है और पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज का मतलब याद रखना है। ठीक है, यानी डायोड का मतलब याद रखना है, डायोड क्या है, डायोड क्या कर सकता है, एंड यू नीड टू रिमेंबर पॉजिटिव वोल्टेज पे क्या हो रहा है और नेगेटिव वोल्टेज पे क्या हो रहा है, और बस शेप ऑफ द ग्राफ याद रखनी है। ये स्पेसिफिक डिटेल्स ये सारी ये मैंने ऐसी लिखी है, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, आपको बस शेप ऑफ द ग्राफ, पॉजिटिव वोल्टेज में क्या हो रहा है पॉजिटिव करंट, नेगेटिव वोल्टेज में क्या हो रहा है, और डायोड हकीकत में क्या करता है, डायोड की फंक्शनैलिटी क्या है। ठीक है जी,